Section 13 acts as an exception of Section 5 of Transfer of Property Act 1882। कैसे, इस वीडियो में हम समझेंगे। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 13 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 13 कहता है ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन, यानी यहां पे ट्रांसफर हो रहा है प्रॉपर्टी का किसके बेनिफिट में? उस पर्सन के बेनिफिट में जो अभी बॉर्न नहीं हुआ है, यानी जो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है। एक तरफ जहां सेक्शन 5 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है और हम ये समझते हैं कि जो ट्रांसफर होगा प्रॉपर्टी का उसका नेचर कैसा होना चाहिए? इंटरविवोज इन नेचर होना चाहिए। यानी हमने जाना कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या है? एक्ट ऑफ पार्टीज है और ट्रांसफर केवल लिविंग पर्सन्स के बीच में ही हो सकता है, इसलिए इसका नेचर क्या है? इंटरविवोज इन नेचर है। लेकिन सेक्शन 13 क्या कह रहा है? सेक्शन 13 कह रहा है ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन हु इज नॉट इन एग्जिस्टेंस। इसलिए आप कह सकते हो कि सेक्शन 13 एक्सेप्शन है टू द जनरल रूल गिवन इन सेक्शन 5 ऑफ टीपीए। क्लियर? चलिए अब हम समझते हैं। अब जैसे मान लो ये ग्रैंडफादर है। ग्रैंडफादर अपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं अपने ग्रैंडसन को हु इज अनबॉर्न, जो कि क्या है? अनबॉर्न है, यानी एग्जिस्टेंस में नहीं है। क्यों? क्योंकि इट इज अगेंस्ट द रूल स्पेसिफाइड इन सेक्शन 5। ठीक है, कि जो ट्रांसफर होगा वो केवल लिविंग पर्सन्स के बीच में ही होगा। अब सेक्शन 13 में कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स दिए गए हैं और अगर आप इन एसेंशियल एलिमेंट्स को फॉलो करते हो तो आप अनबॉर्न पर्सन के फेवर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो और वैसे सभी ट्रांसफर्स क्या होंगे? वैलिड होंगे। चलिए क्या क्या कंडीशंस है? पहला, देयर विल बी इनडायरेक्ट ट्रांसफर। इनडायरेक्ट ट्रांसफर होना चाहिए। आप डायरेक्टली अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ओके। दूसरा, क्रिएशन ऑफ प्रायर लाइफ इंटरेस्ट। प्रायर लाइफ इंटरेस्ट का क्रिएशन होना चाहिए। अभी इन सभी पॉइंट्स को हम एक एग्जांपल से समझेंगे ताकि आपको अच्छे से ये सभी पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। तीसरा क्या है? एब्सोल्यूट ट्रांसफर। क्रिएशन ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट जस्ट आफ्टर हिज बर्थ, यानी अनबॉर्न पर्सन जैसे ही एग्जिस्टेंस में आएगा उसके पास वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ प्रॉपर्टी आ जाएगी और पोजीशन टू अनबॉर्न पर्सन। अनबॉर्न पर्सन के पास कब पोजीशन आएगा? चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं और इन सभी पॉइंट्स को हम क्लियर करते हैं। तो ग्रैंडफादर अपने प्रॉपर्टी को अपने ग्रैंडसन जो कि क्या है? अनबॉर्न है, उसे डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर सकता है। अब ग्रैंडफादर अगर अपने ग्रैंडसन को जो कि क्या है? अनबॉर्न है, इसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहता है तो इसे इनडायरेक्ट ट्रांसफर कर सकता है, डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर सकता है। अब जैसे मान लो दूसरा क्या है? दूसरा है क्रिएशन ऑफ प्रायर लाइफ इंटरेस्ट। अब जैसे मान लो ग्रैंडफादर ने सबसे पहले प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया अपने सन को और इसमें लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया। तो यहां देखो, यहां पे जो प्रॉपर्टी है वो डायरेक्टली ग्रैंडसन को नहीं ट्रांसफर किया गया है। सबसे पहले ग्रैंडफादर ने इस प्रॉपर्टी को अपने सन को ट्रांसफर किया है, उसके लाइफ इंटरेस्ट तक।
और उसके बाद एक कंडीशन डाला है कि उसका ग्रैंडसन जब 18 इयर्स ऑफ एज का हो जाएगा, यानी जब वो मेजॉरिटी अटेन कर लेगा, तब ये जो प्रॉपर्टी है एब्सोल्युटली गो टू और एब्सोल्युटली बिलोंग्स टू हिज ग्रैंडसन, उसके ग्रैंडसन को बिलोंग करेगा। तो अगर इस तरीके से प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है तो ये सभी क्या होंगे, वैलिड ट्रांसफर माने जाएंगे। अब देखो, देयर विल बी इनडायरेक्ट ट्रांसफर, इनडायरेक्ट ट्रांसफर होना चाहिए, तो यहां पे भी क्या है, इनडायरेक्ट ट्रांसफर है। ग्रैंडफादर डायरेक्टली ग्रैंडसन को ट्रांसफर नहीं कर रहा है, वो पहले अपने सन को ट्रांसफर कर रहा है। दूसरा, क्रिएशन ऑफ प्रायर लाइफ इंटरेस्ट, इसमें अपने सन का प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है और ग्रैंडफादर कह रहा है कि जब तक उसका सन जीवित है तब तक प्रॉपर्टी का पोजीशन और प्रॉपर्टी का तब तक जो प्रॉपर्टी का पोजीशन है उसके पास होगा। ठीक है। तीसरा क्या है, एब्सोल्यूट ट्रांसफर। लास्ट में जो प्रॉपर्टी है वो एब्सोल्युटली किसे ट्रांसफर होगी, उसके ग्रैंडसन को होगी। जब एब्सोल्यूट ट्रांसफर होगा यानी पूरी तरह से जो प्रॉपर्टी का पोजीशन है, ओनरशिप है, वो उसके ग्रैंडसन के पास चला जाएगा। उसके बाद किसी फर्दर पर्सन को ट्रांसफर नहीं होगा, उसमें कोई क्लॉज नहीं ऐड होगा। क्रिएशन ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट जस्ट आफ्टर हिज बर्थ, तो अगर ऐसे कुछ कंडीशंस हैं तो जब तक चाइल्ड क्या है, अनबॉर्न है, तब तक तो उसके पास ना ही प्रॉपर्टी का टाइटल है ना ही पोजीशन है। लेकिन जैसे ही चाइल्ड बॉर्न हो जाएगा तो इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, चाइल्ड का वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में, और टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी विल बिलोंग टू ग्रैंडसन हु इज नाउ बॉर्न। क्लियर। लेकिन जो प्रॉपर्टी का पोजीशन है वो लाइफ इंटरेस्ट तक उसके फादर के पास होगा, यानी जब तक उसका फादर डेथ नहीं कर जाता है तब तक प्रॉपर्टी का जो पोजीशन है वो उसी पर्सन के पास होगा जिसका प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है। क्लियर। और फिर कह रहा है पोजीशन टू अनबॉर्न पर्सन, अनबॉर्न पर्सन के पास प्रॉपर्टी का पोजीशन तभी आएगा जब उस पर्सन की मृत्यु हो जाएगी जिसके रिस्पेक्ट में या जिसके इंटरेस्ट में प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है। यानी इस केस में जब तक ग्रैंडफादर का सन एक्सपायर नहीं कर जाता है तब तक प्रॉपर्टी का पोजीशन उसी के पास होगा। ठीक है। ओके, चलिए अब एक एग्जांपल हम समझते हैं। जैसे मान लो एक पर्सन है, इसने 1 जनवरी 1980 को एक डीड एग्जीक्यूट किया और इसमें इसने कहा कि इसने एक इंटरेस्ट क्रिएट किया, ही क्रिएटेड अ इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ बी रिगार्डिंग हिज प्रॉपर्टी। ए ने 1 जनवरी 1980 को एक डीड एग्जीक्यूट किया जिसमें इसने क्या किया, एक प्रायर इंटरेस्ट, प्रायर लाइफ इंटरेस्ट बी के फेवर में क्रिएट किया रिगार्डिंग हिज प्रॉपर्टी, और फर्दर प्रोवाइडेड दैट, और उसके बाद कहा his property will absolutely goes in favor of B's first child, unborn। ठीक है। और फिर से कहता है कि इसका जो प्रॉपर्टी है वो एब्सोल्युटली बी के पहले चाइल्ड को जाएगा। अब इस डेट पे यानी ऑन द डेट ऑफ एग्जीक्यूटिंग द डीड, बी क्या था, बी अनमैरिड था, इसके पास प्रॉपर्टी का पोजीशन आया, इसने शादी कर लिया। ठीक। और एक बच्चे का जन्म होता है 1985 में। ऑलराइट, अब देखो, द मोमेंट चाइल्ड वाज बोर्न इन 1985, चाइल्ड टुक अ वेस्टेड इंटरेस्ट, चाइल्ड का क्या आ गया, वेस्टेड इंटरेस्ट आ गया, यानी जो प्रॉपर्टी का टाइटल है वो चाइल्ड के पास आ गया।
लेकिन जो पोजीशन है प्रॉपर्टी का वो किसके पास रहेगा, वो बी के पास ही रहेगा जब तक वो जिंदा है। आई होप आप समझ पा रहे हो, ठीक है, ओके। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मान लो इसी सिचुएशन में मान लो कि ए ने सबसे पहले प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया था बी के फेवर में, और उसके बाद कहा था कि बी का जो फर्स्ट चाइल्ड है उसको प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है, ओके। 1985 में चाइल्ड का जन्म होता है और इसका वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, यानी टाइटल इसके पास आ जाता है प्रॉपर्टी का। अब मान लो कि 1987 में ही 1987 में ही इस चाइल्ड का डेथ हो जाता है, क्लियर, ओके। अब देखो, जब तक इस चाइल्ड का फादर जिंदा है तब तक जो प्रॉपर्टी का पोजीशन है वो उसके फादर के पास ही रहेगा, और उसके फादर के एक्सपायर होने के बाद जो प्रॉपर्टी का पोजीशन है, प्रॉपर्टी का ओनरशिप है, वो अनबॉर्न चाइल्ड जो कि एक्सपायर कर गया है 1987 में, उसके लीगल हायर्स को प्रॉपर्टी चला जाएगा। तो चलिए अब हम सेक्शन 13 के बेयर प्रोविजन को देख लेते हैं। क्या कह रहा है, वेयर ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते समय एंड इंटरेस्ट इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन नॉट इन एग्जिस्टेंस, यानी यहां पे अनबॉर्न पर्सन के बारे में बात किया गया है। सब्जेक्ट टू प्रायर इंटरेस्ट, देखो यहां पे प्रायर इंटरेस्ट के भी बारे में बात किया गया है। क्रिएटेड बाय सेम ट्रांसफर, द इंटरेस्ट क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ सच पर्सन, यानी उसी अनबॉर्न पर्सन के बेनिफिट के लिए ऐसे प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किए हैं। आगे कहता है शैल नॉट टेक इफेक्ट अनलेस इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ रिमेनिंग इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी लास्ट के लाइन में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट और एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात किया गया है। यानी कह रहा है जिस भी पर्सन के रिस्पेक्ट में प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है, जब वो एक्सपायर हो जाएगा तो पूरी तरह से जो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का ट्रांसफर होना है वो उसी अनबॉर्न चाइल्ड को चला जाएगा जो कि अब क्या है, एग्जिस्टेंस में है। और जैसे ही उसके पास एब्सोल्यूट इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में आएगा, he is liable to enjoy the 4 rights regarding property, ठीक है, ओके। तो ये था आपका सेक्शन 13 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। आई होप कि इस छोटे से वीडियो में आपको ये सेक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें।